हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 15। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 15वां वीडियो है। और इससे पहले 14 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न। तो हमारी जो यूनिट नंबर 12 है उसमें एनसीईआरटी की बुक में जो हमें पाठ्य निहित प्रश्नों को दिया गया है, उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न। ठीक है बेटे, तो हम लिखते हैं ऊपर, यहाँ एक हेडिंग बनाते हैं, आप भी लिखा करो साथ साथ। यूनिट नंबर 12 एनसीईआरटी पाठ्य निहित प्रश्न। पाठ्य निहित प्रश्न। ठीक है बेटे, यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्नों को हल करेंगे। देखो बेटे, आप एक बात का ध्यान रखना सब विशेष रूप से, कि किसी भी यूनिट को पहले तो पढ़ लो बहुत अच्छे ढंग से, एक एक टॉपिक को। उसके बाद आप उस यूनिट के सारे उदाहरण कर लो, सारे पाठ्य निहित प्रश्न कर लो, और उसके पीछे जो प्रश्नावली दी गई है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यदि आपने इतनी चीज एनसीईआरटी में से बेटे कर ली ना, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी एग्जाम में। उसके बाद आपको स्विच करना है किसी साइड बुक पर। तो साइड बुक के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरीय, न्यूमेरिकल, जो क्वेश्चन साइड बुक के सॉल्व करते हो, वो एनसीईआरटी से इतनी चीज करने के बाद आपको करने चाहिए। ठीक है बेटे, जब मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पाठ्य नीति का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। निम्न यौगिकों की संरचना, निम्न यौगिकों की संरचना लिखिए। कुछ यौगिकों के इन्होंने नाम दे रखे हैं और हमें बतानी है उनकी संरचना। नंबर 1, सबसे पहला यौगिक क्या है? अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड, ये दे रखा है बेटे। अब देखो, इसमें एक बात आपको समझ में आ रही होगी, प्रोपियोनल डिहाइड यानी 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड जब आप बनाओगे, तो देखो जरा ध्यान से, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पे आपको CHO लिख देना है। और यदि इसकी भी आपको संरचना बनानी है CHO की, तो आप इस संरचना को कैसे लिख सकते हो? CHO को C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटे, ये CHO ही तो है। तो 3 कार्बन वाला, देखो, प्रोपियोनल डिहाइड 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ऐसा होगा। फिर कहा है अल्फा पे लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप। आपको पता है जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसके बराबर वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे अटैच है मिथॉक्सी ग्रुप, तो यहां हम जोड़ते हैं OCH3, जोड़ दिया मिथॉक्सी ग्रुप।
अब आपको पूरे करने हैं हाइड्रोजन। भाई जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसके बराबर वाला कार्बन अल्फा है, तो उससे अगले वाला बीटा होगा। ये बात तो पता होगी आपको, मैंने सिखाई थी आपको। बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे ना। यहाँ 1 2 3 और 1 4, और यहाँ इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हो ही रहे। तो ऐसी संरचना होती है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड की। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे इन्होंने दिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इन्होंने दिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसकी संरचना बतानी है। देखो ब्यूटेनल, ब्यूट माने 4 कार्बन, ब्यूटेन और अल का मतलब एल्डिहाइड, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड। 1 2 3 और चौथे कार्बन पे मैं लिखूंगा CHO। CHO लो। 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है। आपको पता है नंबरिंग तो CHO की तरफ से ही होगी, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी। तीसरे नंबर पे है OH ग्रुप अटैच। तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है 3 हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ब्यूटेन और अल पहले कार्बन पे क्या है? एल्डिहाइड। अब आपको हाइड्रोजन पूरे करने हैं। आपको पता है इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 2 3 और 1 4, 1 2 और 2 4, और उसकी कार्बन की संयोजकता पूरी हो ही रही है। ठीक है बेटे, तो ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। नंबर 3 पे देखते हैं क्या दिया है। नंबर 3 पे इन्होंने दिया है बेटे 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड सिखाया था ना ऐसा मैंने आपको यौगिक। देखो इसमें दे रखा है इन्होंने 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है साइक्लोपेंटेन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप साइक्लोपेंटेन ही बना लो। देखो 1 2 3 4 5, ये साइक्लोपेंटेन है। और कार्बल्डिहाइड का मतलब होता है जब रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है? एल्डिहाइड, तो इसे कहते हैं कार्बल्डिहाइड। तो नंबरिंग यदि यहां से करोगे 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन है ना। इन्होंने कहा दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो दूसरा कार्बन ये है, यहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसी संरचना होगी 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड की। ठीक है बेटे, अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर देखते हैं क्या है। नंबर 4 पर दिया है 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब कीटोन ग्रुप है, 4 ऑक्सोपेंटेनल। पेंटेनल तो समझते हो, पेंटेनल का मतलब 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड। देखो 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे एल्डिहाइड है इस तरीके से। और नंबरिंग डाल दो इससे 1 2 3 4 और 5। 4 ऑक्सो, 1 2 3 4, 4 पे ऑक्सो का मतलब कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन को आप ऐसे लिख सकते हो डबल बॉन्ड O। ये हो गया 4 ऑक्सो। पेंटेनल यानी 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड। बस आपको हाइड्रोजन पूरे करने हैं। इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3, इसके तो 4 पूरे हो गए बॉन्ड, हो गए ना 4, 1 2 3 4, और इस पे कितने जुड़ेंगे? 2, और इस पे कितने जुड़ेंगे? 2। तो इस तरह का कंपाउंड होगा हमारे पास, ये स्ट्रक्चर होगी 4 ऑक्सोपेंटल्डिहाइड की। अच्छा उसके बाद नंबर 5 पे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ करते हैं बेटे नंबर 5। नंबर 5 पे इन्होंने दिया है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। देखो बेटे सेकेंडरी ब्यूटाइल तो आप समझते हो। देखो 4 कार्बन हैं, 1
2, इसे CH3 लिखो, 2, 3 और 4, ये 4 कार्बन है। इसी तरीके से 4 कार्बन इधर लिखता हूं, 1, 2, 3, 4। देखो, यदि मैं यहां से और यहां से जोड़ दूं बीच में से CO को, कीटोन को, तो ये बन जाएगा डाई सेकेंडरी। देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, क्योंकि कीटोन ग्रुप इसके इस कार्बन पे जुड़ा है। ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी कार्बन। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब ये लिखा डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल और कीटोन है तो बीच में CO। CO को आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई ऐसे ना दिखाओ, C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटे, तो ये स्ट्रक्चर है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन का। उसके बाद नंबर 6 पे देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। नंबर 6 पे दिया है 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। 4 क्लोरो एसीटोफिनोन ये दिया है। तो एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, आप चाहे गोला बना दो या फिर 3 बॉन्ड बना दो अंदर। एसीटोफिनोन COCH3, देखो ये तो CO जोड़ दिया, ये CH3, और 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्लोरो है, यहां जोड़ दिया Cl, तो ये हो गया 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पाठ्य नीति का। इन्होंने कहा है निम्न अभिक्रिया के उत्पादों की संरचना लिखिए। निम्न लिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों की, यानी जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, उत्पादों की संरचना, उत्पादों की संरचना लिखिए। ठीक है बेटे, तो हमें बनानी है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो क्या दिया है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने दिया है बेंजीन, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराना है C2H5COCl का। ठीक है, एल्केनॉइल क्लोराइड है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और इसमें दे रखा है इन्होंने निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। ठीक है बेटे, तो ये रिएक्शन तो मैंने आपको करा रखी है। आपको पता होगा कि बेंजीन रिंग में कहीं भी एक H ले लो आप, और यहां से तो H निकल जाएगा, यहां से Cl। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है बेटे। फ्रीडल क्राफ्ट क्या है? एसिटाइलीकरण या एसाइलीकरण या एसाइलेशन। ठीक है बेटे, यहां से H निकलेगा और यहां से Cl, HCl बनेगा साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आपका आएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा COC2H5। COC2H5 ये तो मेन प्रोडक्ट है, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl। ये HCl निकलेगा हमारा साइड प्रोडक्ट, यहां से H और यहां से Cl। तो ये जो मेन प्रोडक्ट बना है बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, इसे हम कह सकते हैं 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। क्या कह सकते हैं? 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन। ठीक है, तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन आप इसे कह सकते हो। यहां लिख दूं ना, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। ठीक है बेटे, या फिर आप 1 फिनाइल प्रोपेनॉन नहीं कहते हो तो आप इसे इथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हो। देखो इधर इस CO के इधर तो इथाइल है, ये इथाइल ग्रुप है ना, और ये फिनाइल है, तो आप इसे कह सकते हो इथाइल फिनाइल
कीटोन, KETONE। तो आप इसे इथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हो। ठीक है बेटे। अब देखते हैं नंबर 2। दूसरे नंबर पे क्या रिएक्शन दिया है इन्होंने करने के लिए। इन्होंने दिया है C6H5CH2 का होल ट्वाइस है, तो मैं 2 बार लिखता हूँ। होल ट्वाइस इन्होंने दिया है तो मैंने लिख लिया है 2 बार। और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है कैडमियम, यानी कि इसका होल ट्वाइस और कैडमियम। इसके ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl की। देखो CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड के 2 अणु इन्होंने लिए हैं CH3COCl के, और पूछा है कि यदि ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस रिएक्शन को हम कराते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। यहां से तो बेटे निकलेगा ये कैडमियम और यहां से निकल जाएंगे दोनों Cl, CdCl2 निकलेगा। क्या निकलेगा बेटे? CdCl2। तो CdCl2 तो होगा साइड प्रोडक्ट, यहां लिख सकते हो आप CdCl2 क्या निकल जाएगा? साइड प्रोडक्ट। जैसे ये HCl निकला है ना, HCl को तीर के नीचे दिखा सकते हो आप माइनस करके। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CO CH2C6H5। ठीक है, यानी कि CH3CO के साथ CH2C6H5 जुड़े हुए होंगे और 2 अणु बनेंगे CH3CO CH2 C6H5। तो ये कीटोन है और इस कीटोन के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। यदि आप इस पे नंबरिंग करोगे ना 1 2 3, तो ये फिनाइल ग्रुप आ रहा, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, IUPAC नाम लिख सकते हो, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। अब देखते हैं नंबर 3 पे इन्होंने क्या दिया है। नंबर 3 पे दिया है बेटे इन्होंने CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या है बताओ? प्रोपाइन है, 3 कार्बन वाला एल्काइन। और इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर आप जल योजन करा दो। और जल योजन किसकी उपस्थिति में कहा है कराने को? एक तो इन्होंने लिख रखा है Hg2 पॉजिटिव और एक लिख रखा है H2SO4, H2SO4 प्लस HgSO4। मैंने रिएक्शन आपको सिखाया था, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा और दोनों हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। वैसे मैंने इसका मैकेनिज्म भी आपको सिखाया था कि कैसे होती है ये रिएक्शन। ठीक है, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यही तो बनेगा, CH एक पहले से था, 2 नए आ गए। ये बना है आपका, क्या नाम है इसका बताओ? एसीटोन। क्या नाम है बेटे? एसीटोन है इसका नाम। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 4 भी दिया है भाई, पहले नंबर 4 देख लो। नंबर 4 पे इन्होंने दिया है एक बेंजीन रिंग दिया है बेटे इस तरह का। देखो ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है CH3 यानी टोलुइन है, और यहाँ पैरा पोजीशन पर जुड़ा है NO2, पैरा नाइट्रोटोलुइन है। इसके ऊपर कह रहे हैं कि इटार्ड रिएक्शन कर दो आप। तो इटार्ड रिएक्शन तो मैंने आपको सिखा रखी है। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर रिएक्शन करानी है CrO2Cl2 की। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की, CS2 की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है। सबसे पहले तो ये काम करना है। उसके बाद आपको करना है जल अपघटन। नंबर 2 पे इन्होंने कहा है कि आप H3O पॉजिटिव यानी जल अपघटन करोगे इसका। इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटे इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। और मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या होता है कि CrO2Cl2 CS2 की उपस्थिति में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, एक दुर्बल आक्सीकारक की तरह।
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। और ये जो CH3 ग्रुप है, पहले तो इसे अल्कोहल में, फिर एल्डिहाइड तक इसे ऑक्सीडाइज करेगा। कहाँ तक ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड तक। तो एल्डिहाइड में क्या होता है कि ये जो आपका H3O पॉजिटिव है वो एल्डिहाइड को पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटे, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? बस आपको ध्यान रखना है CH3 की जगह क्या आ जाएगा? CHO, और नीचे आपका NO2 है। ठीक है, आप नाम यदि लिखना चाहो 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड लिख दो, या फिर आप ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड लिख दो। तो आप लिख सकते हो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है बेटे? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि CrO2Cl2 और H3O पॉजिटिव, इसमें CrO2Cl2 एक दुर्बल आक्सीकारक है, और H3O पॉजिटिव क्या करेगा? H3O पॉजिटिव इसे CHO में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, तो इसे कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? इन्होंने कहा है निम्न यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखिए। निम्न यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था बेटे पहले भी। देखते हैं किसे किसे दिया गया है। इसमें एक तो दिया है CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड, और एक इन्होंने दिया है CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। एक दिया है इन्होंने CH3OCH3 यानी ईथर। इनके अणुभार सबके लगभग एक जैसे ही होंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा। एक दिया है CH3CH2CH3। ठीक है, तो एक तो एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है, एक ईथर है, और एक क्या है? एक है एल्केन। तो आपको बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था, यहां से हम इसका उत्तर लिखेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ जो एल्केन है उसमें मिलेगा वंडरवाल बॉन्ड, तो सबसे कम क्वथनांक तो होगा प्रोपेन का, CH3CH2CH3 का, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। और इससे ज्यादा मैंने आपको बताया था किसका? ईथर का। फिर ईथर का होगा CH3OCH3। कारण भी बताऊंगा फिर दोबारा, उस दिन भी तो बताए थे कारण बेटे आपको। इसके बाद होगा एल्डिहाइड का CH3CHO, और सबसे ज्यादा होता है क्वथनांक किसका? अल्कोहल का, CH3CH2OH। अब क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है बेटे क्योंकि जो एल्केन है, इस एल्केन में बनता है दुर्बल वंडरवाल बंध या बल। एल्केन के अणु आपस में दुर्बल वंडरवाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इनके बीच का जो यूनिटी है, एकता है, कम होता है, इसलिए जल्दी क्या हो जाता है? उबल जाता है, क्वथनांक कम होता है किसका? एल्केन का। और इसमें होता है दुर्बल द्विध्रुव आकर्षण। ठीक है, हिंदी में लिख दूं, द्विध्रुव आकर्षण, डाइपोल अट्रैक्शन। भाई इसमें डाइपोल अट्रैक्शन है, पर इससे तो स्ट्रांग है ये, पर इसमें लगने वाले डाइपोल अट्रैक्शन से वीक है।
इसमें मैं थोड़ा लिखूंगा प्रबल, प्रबल द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण। भाई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो दोनों में ही लग रहा है, इसमें भी इसमें भी। पर जो एल्डिहाइड होता है ना, वो ईथर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा ध्रुवीय होता है, ज्यादा पोलर होता है। इसकी पोलैरिटी इससे ज्यादा होती है तो ये भी पोलर है, तो ये भी पोलर। पोलैरिटी जब इसकी ज्यादा हैगी तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा इसके कंपैरिजन में। और यहाँ यदि बात करें तो यहाँ तो आपको पता ही है हाइड्रोजन बंध बनता है अणुओं के बीच में, और जो हाइड्रोजन बंध है वो इन तीनों से तो स्ट्रांग है ही। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी कोई फेविकोल का जोड़ नहीं है। कभी सोचो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत मजबूत है, इतना मजबूत नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड, पर इनके मुकाबले तो मजबूत होता है, जिसे कहते हैं अंधों में काना सरदार। ठीक है बेटे। अच्छा एक काम करो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो क्वेश्चन 4 में कहा है निम्न यौगिकों को नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में, निम्नलिखित यौगिकों को या निम्न यौगिकों को नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफिलिक, जिसे आप नाभिक स्नेही भी कहते हो, नाभिक रागी योगज यानी योगात्मक अभिक्रिया, योगज अभिक्रियाओं में देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में उनकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता में व्यवस्थित कीजिए। उनकी बढ़ती क्रियाशीलता ही लिख देता हूं बेटे, क्रियाशीलता लिख दो या अभिक्रियाशीलता लिख दो, एक ही बात है। क्रियाशीलता में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है बेटे, व्यवस्थित कीजिए। तो हमें क्या करना है कि यौगिक दे रखे हैं, उन्हें क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में हमें अरेंज करना है। कौन सी अभिक्रिया में? नाभिक रागी योगज अभिक्रिया यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड ज्यादा अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करता है? सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कल। इसमें हमें देखना होता है कि किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, ध्रुवीयता किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। जिसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अच्छा होगा, जो अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, या यूं कह दो जो ज्यादा ध्रुवीय होगा, वो ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक है बेटे, देखते हैं। 2 पार्ट में इन्होंने दिया है। नंबर 1 पहला पार्ट इन्होंने दिया है इथेनल, इथेनल यानी एल्डिहाइड है, और प्रोपेनल, एक तो इथेनल दिया है, एक दिया है प्रोपेनल। यदि इन दोनों का कंपैरिजन करूं ना, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, तो इन दोनों में से बढ़िया रिएक्शन 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड करेगा, क्योंकि इसका पोलैरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है बेटे। उसके बाद इन्होंने दिया है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्या है? कीटोन है ना, 3 कार्बन वाला कीटोन। और एक दिया है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जब भी आप कंपैरिजन करोगे, एल्डिहाइड अच्छा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कीटोन के कंपैरिजन में, ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसका यदि आपको आंसर देना है ना कि इसमें से कौन सबसे अच्छा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सबसे बेकार, तो आप इसमें यूं देख लो भाई, 2 एल्डिहाइड हैं, 2 कीटोन हैं, तो सबसे बेकार तो कीटोन है। और कीटोन में भी आप यूं देख लो, ज्यादा कार्बन वाला
ये 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। तो ज्यादा कार्बन वाला कीटोन सबसे कम रिएक्शन दिखाएगा, तो मैं लिखूंगा ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इन चारों में सबसे कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। उसके बाद भाई कीटोन सबसे ज्यादा इसमें कार्बन थे, उसके बाद ये था, तो कीटोन के बाद भी मैं कीटोन ही लिखूंगा और कम कार्बन वाला लिखूंगा प्रोपेनॉन। ये जरा रिएक्शन तेजी से करेगा। अब आ जाओ एल्डिहाइड बच गए। एल्डिहाइड में ज्यादा कार्बन, 3 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला। पहले मैं 3 कार्बन वाला लिखूंगा प्रोपेनॉन, और उसके बाद मैं लिखूंगा 2 कार्बन वाला। प्रोपेनॉन नहीं, प्रोपेनॉन तो कीटोन हो गया बेटे। क्या लिखना चाहिए? प्रोपेनल। प्रोपेनल और फिर इथेनल। एल्डिहाइड है ना, एल के नल होता है ना इनका नाम। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि कीटोन और एल्डिहाइड की बात करें तो कीटोन की क्रियाशीलता कम होती है, एल्डिहाइड की ज्यादा होती है। और कार्बन परमाणुओं की संख्या घटने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। देखो ये 2 कीटोन हैं, 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाले की क्रियाशीलता इससे क्या है, ज्यादा है। ये दोनों एल्डिहाइड हैं, 3 कार्बन वाला और कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला। तो जब कार्बन परमाणुओं की संख्या घटती है तो नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता क्या होती है बेटे, बढ़ती है। अच्छा देखते हैं नंबर सेकंड क्या दिया है इन्होंने। नंबर सेकंड बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, एक तो बेंजल डिहाइड दिया है कॉमा, एक दिया है पैराटोलू एल्डिहाइड। पैराटोलू एल्डिहाइड यानी बेंजल डिहाइड के पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, टोलुइन यानी CH3। उसके बाद है पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। एक दिया है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, देखो मैं समझाऊंगा आपको, ये लिख दिया एसीटोफिनोन। हमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा सबसे अच्छा पार्टिसिपेट करेगा और कौन सबसे बेकार करेगा। तो मैं कहूंगा कि सबसे बेकार पार्टिसिपेशन होगा एसीटोफिनोन का। क्यों कहूंगा, अभी समझाऊंगा आपको क्यों लिखा है मैंने सबसे पहले एसीटोफिनोन को। उसके बाद पैराटोलू एल्डिहाइड, उससे ज्यादा अच्छा रिएक्शन करेगा पैराटोलू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है, पैराटोलू एल्डिहाइड। और उसके बाद मैं लिखूंगा बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। अब बताओ क्या बचा, अब बचा है पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। सबसे अच्छा रिएक्शन करेगा पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। अब देखते हैं, देखो ध्यान से समझिए जरा। देखो मैंने सबसे बढ़िया रिएजेंट, सबसे बढ़िया अभिकर्मक बताया है पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड का। क्यों बताया इसे, क्योंकि देखो ये आपका बेंजीन रिंग है और ये CHO बेंजल डिहाइड, और ऑर्थोमेटा पैरा पे यदि नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया ना तो इससे पता क्या होगा, इससे ये होगा कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप है। जितने भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले होते हैं वे पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं, और पोलैरिटी बढ़ जाएगी तो ये रिएक्शन में बढ़िया पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान रखना है इस नाइट्रो ग्रुप के कारण ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। और आपको मैंने सिखाया था मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन में जब आप कंपेयर करते हो ना तो पैरा पोजीशन का इफेक्ट ज्यादा होता है, ये बात भी मैंने आपको समझाई थी। तो इसमें नाइट्रो ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर, जो क्रियाशीलता को क्या कर देगा, CHO ग्रुप की जो ध्रुवीयता है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो पोलैरिटी है उसे इंक्रीज कर देगा।
और एल्डिहाइड ग्रुप की ध्रुवीयता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा ये कंपाउंड रिएक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है बेटे। नाइट्रो ग्रुप दोबारा सुन लो ध्यान से। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह है। जो एल्डिहाइड इसके बेंजीन रिंग के ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है इसकी पोलैरिटी को इंक्रीज करेगा, इसकी ध्रुवीयता को बढ़ाएगा, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और हमने लिखा है सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटे। उसके बाद आपका नंबर 2 पे हमने रखा है उससे कम क्रियाशील बेंजल्डिहाइड है, यही तो है बेंजल्डिहाइड। आप नाइट्रो ग्रुप को यहां से हटा दो, ये बेंजल्डिहाइड है, इसे दूसरे नंबर पे रखा है हमने। ठीक है। क्यों रखा है बेंजल्डिहाइड को दूसरे नंबर पे, क्योंकि इधर देख लो इससे कम क्रियाशील कौन है, पैराटोलुएल्डिहाइड। पैराटोलुएल्डिहाइड का मतलब पैरा पोजीशन पे क्या है, टोलुइन है, और टोलुइन है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला। यदि वो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में छोड़ेगा तो CHO का जो पोलैरिटी है उसे डिक्रीज करेगा। ये CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप कोई सा भी हो, कार्बोनिल ग्रुप की ध्रुवीयता को घटाएगा, और ध्रुवीयता उसकी यदि घट गई तो उसकी क्रियाशीलता भी घटेगी। ठीक है। अब एसीटोफिनोन को देख लो। एसीटोफिनोन में तो आपको साफ नजर आ रहा है, एसीटोफिनोन तो एक कीटोन है। क्या है, कीटोन। तो कीटोन तो एल्डिहाइड से कम क्रियाशील ही होता है। अभी इससे पहले पार्ट में भी तो हमने यही सीखा है कि कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है बेटे, ध्यान रखोगे ना। चलो खैर अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां से लिख लें बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 पाठ्यनीति का। निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों को पहचानिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों को पहचानिए। हमें क्या करना है बेटे, हमें रिएक्शन कंप्लीट करने हैं बस। देखते हैं क्या क्या रिएक्शन दे रखे हैं। नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने दिया है, ये एक बना रखा है इन्होंने साइक्लोपेंटेन, और इसके ऊपर जोड़ रखा है यहाँ डबल बॉन्ड से O। इसे आप कह सकते हो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेनोन। क्या कह सकते हो, कीटोन है ना ये, तो आप इसे कह सकते हो साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है। और इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि रिएक्शन करनी है OHNO2 की, इसकी रिएक्शन करनी है OHNH2 की, जिसे आप हाइड्रोक्सिल एमीन कह सकते हो। इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है बेटे। और एक चीज इन्होंने और दे रखी है, एरो के ऊपर दे रखा है H पॉजिटिव, यानी अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करनी है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से देखो। यहां से तो निकल जाएगा O और यहां से निकल जाएगा H2, तो H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। आप तीर के नीचे लिख सकते हो कि क्या निकलेगा साइड प्रोडक्ट, H2O। मेन प्रोडक्ट आपके समझ में आ ही गया होगा भाई, ये आपका 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन बनाओ और उसके ऊपर जोड़ दो NOH। तो ये 1 2 3 4 5, इसके ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा NOH। इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। इसका नाम यदि आप लिखना चाहो तो साइक्लोपेंटेनोन ऑक्साइम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्साइम। तो इसका नाम होता है बेटे साइक्लोपेंटेनोन ऑक्साइम। ठीक है बेटे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रिएक्शन इन्होंने दिया है, देख रहे हैं ना ध्यान से। इन्होंने दिया है साइक्लोहेक्सेन। इस बार ये साइक्लोहेक्सेन है। अंदर यदि गोला बना दूं मैं, 3 बॉन्ड बना दूं, फिर तो बेंजीन ही बन जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड से O जोड़ा है,
तो इसका नाम, जैसे इसका नाम साइक्लोपेंटेनॉन था, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर रिएक्शन करनी है, ध्यान से देखना बिल्कुल। NH2, ये लिख दिया मैंने NH2, सिंगल बॉन्ड NH, और फिर यहाँ इस तरीके से एक रिंग है, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। इसके ऊपर यहाँ जोड़ रखा है NO2 1 2 दूसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे भी NO2 नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये NH2 हाइड्रोजीन होता है ना। 2, देखो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो 2,4 DNP कह सकते हो, या DNPH कहना चाहो तो DNPH भी कह सकते हो। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन है। कल भी मैं इस कंपाउंड को आपको पढ़ा रहा था, और इन्होंने कहा है कि इसका रिएक्शन भी हमें किसकी उपस्थिति में कराना है, अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में। सिंपल सी बात है, यहाँ से O निकल जाएगा, यहाँ से H2, तो यहाँ भी आपका साइड प्रोडक्ट निकलेगा H2O, और ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखो ये तो आपका साइक्लोहेक्सेनोन है, और ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो साइक्लोहेक्सेन ही बचा है। और डबल बॉन्ड से मैं N जोड़ूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड N, और फिर सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH, और फिर सिंगल बॉन्ड, इसके बाद ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के यहाँ NO2 ग्रुप था नाइट्रो, और यहाँ NO2 ग्रुप था। तो इस तरह का हमें कंपाउंड मिलेगा। ठीक है बेटे, तो साइक्लोहेक्सेनॉन का ये 2,4 DNP व्युत्पन्न बना है। आप कह सकते हो इसे, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन का 2,4 DNP व्युत्पन्न। व्युत्पन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, यानी उससे उत्पन्न होने वाला। किससे उत्पन्न होने वाला, साइक्लोहेक्सेनॉन और 2,4 DNP से उत्पन्न होने वाला। तो हमने लिखा है साइक्लोहेक्सेनॉन का 2,4 DNP व्युत्पन्न है ये। ठीक है बेटे, अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 के लिए जगह तो बची नहीं बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखेंगे इसे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 3 देखो बेटे ध्यान से, तीसरा पार्ट इन्होंने क्या दिया है। नंबर 3 में इन्होंने दिया है RCH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है। इसका रिएक्शन इन्होंने कहा है कि करना है NH2 सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करना है, और कहा है कि यहाँ भी माध्यम कैसा है, अम्लीय है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से तो O निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H2। ठीक है, इसके इधर एक NH2 है और इधर है NH और NH2, तो जिधर दो हैं उधर से निकालना है आपको H। तो ये H2O निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट। अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट आएगा उसे सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो R, ये लिख दिया मैंने R के बाद क्या है CH, ये लिख दिया CH, फिर डबल बॉन्ड CH है, ये लिख दिया डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, ये लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH। फिर उसके बाद यहाँ से लिखना है आपको 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, ये लिखूंगा मैं N, और N के बाद फिर सिंगल बॉन्ड NH, ये लिख दिया NH, और फिर लिखूंगा मैं CO और फिर NH2, CO NH2। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है बेटे, तो वो बनता है फाइनल प्रोडक्ट R CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH2।
नंबर 4 पे आ जाओ आप, क्या है देखते हैं। नंबर 4 इन्होंने दिया है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर दिया है इन्होंने COCH3, यानी ये क्या है, एसीटोफिनॉन है। इसका रिएक्शन इन्होंने कहा है CH3CH2NH2 के साथ करना है, इसके साथ करना है रिएक्शन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, अभी मैंने कराया भी था। यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से H2। ठीक है बेटे, कर दोगे रिएक्शन को। ये भी इन्होंने कहा है कि माध्यम कैसा होना चाहिए, अम्लीय। H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग, और रिंग के ऊपर यहाँ तो है CH3 जोड़ देता हूं चलो ऊपर, क्योंकि मैं सामने डबल बॉन्ड से इस ग्रुप को जोड़ूंगा, NCH2 और CH3। तो इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। ठीक है बेटे, ये इस तरह का, इसे आप कह सकते हो सिर्फ क्षारक, सिर्फ बेस है बेटे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने कहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए। हमें क्या देने हैं, IUPAC नाम देने हैं यौगिकों के। कौन कौन से यौगिक दिए गए हैं। नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने दिया है PH। PH से डरना नहीं है, फिनाइल है, बेंजीन रिंग बना रखी है, बस यूं समझो। इसके बाद जोड़ रखा है CH2, इसके बाद फिर जोड़ रखा है CH2, और फिर जोड़ रखा है COOH। इसका बताना है हमें नाम। तो नंबरिंग तो इधर से ही करोगे। COOH सीनियर ग्रुप है, 1 2 3 4 नहीं लिखना, क्योंकि ये फिनाइल है। क्या है, फिनाइल। तीसरे नंबर पे PH है, तीसरे नंबर पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसे कहेंगे 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो आप इसे कह सकते हो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये होगा इसका IUPAC नाम। अब आ जाते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में इन्होंने यहाँ CH3 दिया है, और CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड C, और इसके नीचे भी CH3 है, और आगे डबल बॉन्ड CH है, और फिर है COOH। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस पे नंबरिंग आप 1 2 3 4 ऐसे ही तो करोगे। तीसरे नंबर पे कौन आया है, तीसरे नंबर पे आया है मिथाइल, 3 मिथाइल। तीसरे नंबर पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 ब्यूट, 4 हो गए कार्बन। और दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड 2 इन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, ओइक एसिड, 2 इन ओइक एसिड लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो 1 ओइक एसिड। 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है बेटे, यदि खाली आप ओइक एसिड भी लिख दोगे तब भी बिल्कुल सही होगा। नंबर 3, क्योंकि COOH ग्रुप बहुत सीनियर ग्रुप है, हमेशा पहली पोजीशन पर ही आता है। देखो ये कंपाउंड कैसा दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है ऐसा कंपाउंड, और इस पे यहाँ तो जुड़ा हुआ है COOH, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। तो नंबरिंग तो ऐसे ही करोगे 1 2, क्योंकि ये सीनियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। भाई 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और COOH सबसे बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 2 पे तो है मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन है ना, 5 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आ जाओ आप नंबर 4 पे। नंबर 4 को देखते हैं क्या है। नंबर 4 में बहुत खतरनाक बेंजीन रिंग बनाई है। ये बेंजीन रिंग है,
और इससे यहाँ जुड़ा है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये पूरा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, यहाँ जुड़ा है NO2, फिर यहाँ जुड़ा है NO2 ग्रुप, और फिर यहाँ जुड़ा है NO2 ग्रुप। तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 3 जगह नाइट्रो है, तो आप लिख सकते हो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 जगह नाइट्रो है ना, और बेंजीन रिंग के ऊपर COOH होता है, तो उसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम हुआ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो, छठा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सातवां देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, पाठ्य निहित का 7वां प्रश्न। इसमें कहा है निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक एसिड में कैसे बदला जा सकता है। निम्न यौगिकों को बेंजोइक एसिड में कैसे बदला, लिखा करो मेरे साथ साथ, जा सकता है। ठीक है बेटे, पढ़ने में तो मजा जब ही आएगा जो मेरे साथ साथ लिखोगे। नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, ठीक है, देखो ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा है इथाइल बेंजीन, यानी मैं लिखूंगा बस इथाइल ग्रुप C2H5 लिख दूं, यहाँ यही तो होगा इथाइल बेंजीन। तो आपको क्या करना है, ऐसा रिएक्शन मैंने आपको कराया है, आप KMnO4, और कैसा होना चाहिए KMnO4, क्षारीय KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन कर दो। इसके साथ जब आप गर्म करोगे ना तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा बेंजीन रिंग और इसके टॉप पे COOK हो जाएगा, यानी पोटेशियम बेंजोएट। ये जो पोटेशियम बेंजोएट बनता है इसका बस आपको जल अपघटन करना है, H3O पॉजिटिव, आपको पता है HOH, यहाँ H आ जाएगा K की जगह और ये बन जाएगा बेंजीन रिंग और इसके टॉप पे आ जाएगा COOH। बताओ बेंजोइक एसिड बना है या नहीं? यही तो है बेटे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से बनता है बेंजोइक एसिड यदि आप इथाइल बेंजीन से स्टार्ट करते हो। नंबर 2 पे इन्होंने दिया है, देखते हैं नंबर 2 पे क्या है। नंबर 2 पे इन्होंने दिया है एसीटोफिनोन। अब की बार हमें बनाना है एसीटोफिनोन से। एसीटोफिनोन से कैसे बेंजोइक एसिड बनाते हैं, देखो बेंजीन रिंग, इसके ऊपर जुड़ा है COCH3, इसे ही तो कहते हैं बेटे एसीटोफिनोन। इसके ऊपर आयोडोफॉर्म रिएक्शन करा दो आप, यानी आयोडीन का रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या होता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन में, इसके टॉप पे आ जाता है COONA। क्या आ जाता है COONA, जैसे वहां ऊपर वाले रिएक्शन में टॉप पे आया था COOK। बस अब Na को ही तो हटाना है, तो इसका हम कर देंगे जल अपघटन, H3O पॉजिटिव या H2O/H पॉजिटिव लिख दिया करो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों बातों का एक ही तो मतलब है बेटे। Na की जगह क्या आ जाएगा, H, क्या आ जाएगा H। तो ये बेंजीन रिंग है और COOH बन गया बेंजोइक एसिड। हर एक रिएक्शन से हमें बेंजोइक एसिड ही तो बनाना है बेटे। क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से, इधर तो H जुड़ता है, इधर OH, ऐसे ही यहाँ हुआ है, ये K है ना, इधर H और इधर OH, तो साइड प्रोडक्ट निकल जाता है बाहर, जैसे यहाँ NaOH और वहाँ KOH निकल जाएगा। इस तरह मैंने आपको सिखा रखी है रिएक्शन।
अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। देख रहे हैं थर्ड में किससे बनवाना चाह रहे हैं ये बेंजोइक एसिड। इस बार इन्होंने दिया है ब्रोमो बेंजीन। ये ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। ये हमारे पास ब्रोमो बेंजीन है, देखो यही तो होता है ब्रोमो बेंजीन। आप इसके ऊपर मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दो और ईथर की उपस्थिति में। ये सारे रिएक्शन बेटे करा रखे हैं मैंने पहले ही आपको। ये बेंजीन रिंग है, आपको पता है मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कंपाउंड बनेगा C6H5MgBr। अब इसके ऊपर आप CO2 का रिएक्शन करा दो। यदि आप CO2 का रिएक्शन कराओगे तो COO इसके बीच में आ जाएगा रिंग के और Mg के। देखो रिंग, बेंजीन रिंग बना दी, ये आ गया COO और Mg और Br। इस तरह का आपको योगात्मक यौगिक मिलेगा। बस अब आपको इसका जल अपघटन करना है। जल अपघटन के लिए H3O पॉजिटिव लिख दो, या आप H2O/H पॉजिटिव भी लिख सकते हो। पता है ना, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इधर H इधर OH, MgOH Br निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। लिखना चाहो लिख दो MgOH Br, इस तरह तीर के नीचे लिख सकते हो माइनस करके आप, ये साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट तो आपका बेंजीन रिंग के ऊपर COOH यानी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। देखो COOH। ये सारी रिएक्शंस बेटे मैंने आपको करा रखी है पहले से ही। नंबर 4 पे देखते हैं अच्छा क्या दिया है इन्होंने। अब दिया है फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन, ठीक है, या फिर इसे स्टाइरीन भी कहते हैं। कैसा होता है देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जुड़ा है CH डबल बॉन्ड CH2। बस बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा। एल्केन बेटे मैं बताता हूँ, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो ऊपर, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो, जैसे यहाँ इथाइल था, यहाँ क्या है इथीन, तो कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो सेम ट्रीटमेंट देना है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यानी आप यहाँ रिएक्शन उसी का ही करोगे, KMnO4 का क्षारीय माध्यम में। देखो जब गर्म करोगे तो यही बनेगा आपके पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा COOK, पोटेशियम बेंजोएट बनेगा। अब इसका आप कर दोगे जल अपघटन। ये बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुना करो बिल्कुल एक एक बात। जल अपघटन ऐसे लिख दो या ऐसे भी आप इस चीज को लिख सकते हो। ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H यहाँ OH, साइड प्रोडक्ट KOH निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग के ऊपर COOH यानी बेंजोइक एसिड। तो इन्होंने कहा था कि निम्न यौगिकों को बेंजोइक एसिड में कैसे बदला जा सकता है। 4 कंपाउंड इन्होंने हमें दिए थे, हमने बदल दिया इन चारों कंपाउंड को किसमें, बेंजोइक एसिड में। अब आप स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और रह गया पाठ्यनीति का, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखेंगे सब। क्वेश्चन 8 में कहा है निम्न युग्मों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। निम्न या निम्नलिखित लिख लो आप, निम्न युग्मों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। हमें बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, बिल्कुल बता देंगे हम, ठीक है बेटे। देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 पे इन्होंने दिया है, एक तो दिया है CH3COOH एसिटिक एसिड, और एक दिया है अथवा करके दिया है इन्होंने, अथवा CH2FCOOH मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। हमें बताना है इन तीनों में से, सॉरी इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं बताता हूं कौन सा है स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटे ये तो CH3COOH है, ये है CH2FCOOH। ध्यान से देखो, ध्यान से देखियो, CH2FCOOH जब ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन चला गया यहाँ से, जब ही तो एसिडिक करेक्टर शो होगा।
तो ये बचेगा COO नेगेटिव। अब देखो यहाँ क्या होता है कि ये जो F अटैच है इस कार्बन पे ही तो अटैच है। इस F की आदत क्या है, देखो कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक है इसके पास F और यहाँ है COO नेगेटिव। H पॉजिटिव इसने छोड़ दिया है। तो ये F क्या है, F एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, -I इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेंगे, और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेंगे, कौन खींच रहा है इधर को बेटे, F ही तो खींच रहा, फ्लोरीन। -I इफेक्ट दिखाता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को खींचेंगे तो ऐसा करने से जो ये माइनस चार्ज है ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है, यानी माइनस चार्ज घटेगा। और जब किसी स्पीसीज या आयन का आवेश घट जाता है ना, उसे घटाता है कोई, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका स्थायित्व बढ़ेगा। और H पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद F बनने वाले आयन के स्थायित्व को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये H, ये क्यों नहीं चाहेगा कि मैं अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दूं, क्योंकि इसे पता है कि H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद, ये माइनस ये प्लस, ऐसा H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद जिस अवस्था में मैं आऊंगा उस अवस्था को स्टेबल करने में हेल्प करेगा F। और जब F स्टेबल करने में हेल्प करेगा तो आपको पता है कि ये बहुत खुशी खुशी और बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से और बहुत प्रबलता से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। तो मैं कहूंगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है, क्योंकि इस कंपाउंड में F दिखा रहा है -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट दिखाने के कारण जब H पॉजिटिव आयन ये छोड़ देगा उसके बाद बनने वाला जो स्पीसीज है, जो आयन है, उस आयन को स्टेबल करने का काम करेगा फ्लोरीन। कौन करेगा बेटे, फ्लोरीन। इसलिए हम क्या कहेंगे, जबकि यहाँ CH3 की यदि बात करूं मैं, यदि ये तीनों आपके H हैं तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी आदत तो इलेक्ट्रॉन देने की है, इसे तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है। यदि F की जगह H है, C के ऊपर 3 H है, देखो C के ऊपर 3 H है, तो इस CH3 ग्रुप की आदत क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की। तो माइनस चार्ज के कारण तो ये पहले ही दुखी है, और CH3 और इलेक्ट्रॉनों को उधर को धक्का दे रहा कि ले और माइनस चार्ज, ले माइनस चार्ज, तो इसका तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा खड़ा होता चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज, समस्या, परेशानी, दिक्कत, ये सारी क्या कर रहा, CH3 बढ़ा रहा है इसकी। और जब इसकी समस्याएं बढ़ा रहा है तो ये पूरा आयन क्या स्थायित्व प्राप्त करेगा, स्टेबिलिटी क्या इसके अंदर होगी, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होने की बेटे। CH3 तो इसके दुख दर्दों को बढ़ा रहा है। किसी भी स्पीसीज, किसी भी आयन का सबसे बड़ा दुख पता क्या होता है, उसके ऊपर आवेश, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो। Na पॉजिटिव दुखी है अपने धनावेश के कारण, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इनके आवेश को घटाता है वो इनकी हेल्प करता है, इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और यहाँ काम कर रहा है F। F का काम क्या है, F इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, या यूं कह दो -I इफेक्ट दिखाता है, या यूं कह दो कि F की आदत है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की, ठीक है, या यूं कह दो कि F की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, जिसके कारण F क्या करेगा, इससे बनने वाला जो भी आयन होगा, इससे बनने वाला आयन, उस आयन के आवेश को घटाने का काम करेगा, उसके दुख दर्दों को घटाएगा। तो वो आयन स्टेबल क्यों नहीं होगा, वो तो स्टेबल होगा ही बेटे। और यदि वो स्टेबल होगा तो क्यों नहीं छोड़ेगा ये H पॉजिटिव आयन। तो मैं कहूंगा उत्तर में क्या कहूंगा, इन दोनों में से मैं कहूंगा CH2F COOH प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों में कौन है प्रबल अम्ल, CH2F COOH। क्यों है, कारण मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। देखते हैं, चलो नंबर सेकंड क्या है। नंबर सेकंड इन्होंने दिया है CH2F COOH, अथवा देखते रहियो ध्यान से, CH2Cl COOH। बताओ, यहाँ हेल्प करने वाला कौन है, F, और यहाँ हेल्प करने वाला Cl है। और आपको पता है FClBrI, इनमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तो F है और Cl कम विद्युत ऋणात्मक है।
इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्लोरीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकता जब ये आयन बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा नहीं खींच सकता तो दुख दर्द तो ये भी दूर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को तो ये भी हटाएगा। देखो CH2Cl COO नेगेटिव, ऐसा ही तो होगा। और CH2F COO नेगेटिव, ऐसे होंगे आयन। भाई कोशिश तो ये भी कर रहा, ये भी अपना काम कर रहा, और ये भी कोशिश कर रहा, ये भी अपना काम कर रहा। पर आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की। आप पढ़ते हो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज्यादा है। -I इफेक्ट इन दोनों में ज्यादा किस में होगा, एफ में होगा। तो माइनस चार्ज को ज्यादा घटा पाएगा, ये घटाएगा तो ये भी, पर ये ज्यादा घटा पाएगा और ये ज्यादा घटा पाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों में भी यही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसके आंसर में भी मैं लिखूंगा CH2FCOOH प्रबल अम्ल है। तो यहां भी प्रबल अम्ल कौन है बेटे, मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। आप कह सकते हो मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है बेटे, मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर। नंबर 3 देखते हैं क्या कहा है। एक तो दिया है इन्होंने CH2F, फिर CH2 है, फिर CH2 है, COOH। एक तो एसिड ऐसा है, और एक दिया है अथवा करके लिखूं, एक दिया है CH3 CH2 और फिर दिया है CHF COOH। एक मिनट चेक कर लूं कहीं गलती तो नहीं हुई। CH3 नहीं, यहां नहीं दिया बेटे, थोड़ी गलती होगी। इन्होंने दिया है यहाँ CHF CH2 COOH, यहाँ दिया है। देखो हेल्प करने वाला यहाँ भी फ्लोरीन है और यहाँ भी फ्लोरीन है, ठीक है। देखें 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे फ्लोरीन है, और यहाँ 1 2 3 4 तीसरे कार्बन पे फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जहां ज्यादा नजदीक होगा ना, किसके, COOH के, जहां ज्यादा नजदीक होगा वहां इसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा। यहाँ वाला फ्लोरीन इस मुख्य क्रियात्मक समूह के नजदीक है तो ज्यादा इफेक्ट अपना देगा, और ये वाला फ्लोरीन चौथे नंबर पे यानी कि COOH ग्रुप से ज्यादा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो जब ज्यादा आकर्षित नहीं करेगा तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा नहीं घटा पाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा घटा पाएगा, और ज्यादा घटा पाएगा इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा दे पाएगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा दे पाएगा तो ज्यादा स्टेबल जो आयन बनेगा वो इसका बनेगा H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद। इसलिए मैं कहूंगा कि ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे बेटे, कौन सा है, नंबर 3। नंबर 3 के आंसर में आप लिखोगे कि ज्यादा स्टेबल ये होगा दूसरे वाला ही, CH3 सिंगल बॉन्ड CHF सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकते हैं बीच में, प्रबल अम्ल है। क्यों है, कारण मैंने बता दिया। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है वे तो दोनों में सेम है फ्लोरीन, पर उनका मेन फंक्शनल ग्रुप से डिस्टेंस जितना कम होगा उनका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, ज्यादा इफेक्ट इसका होगा इसके कंपैरिजन में। यदि बिल्कुल यही रख देता ना कोई एफ को, मान लो ये तो दूसरे कार्बन पे ही एफ को रख देता तो इफेक्ट तो और भी बढ़ जाता, तो मैं उसे ही आंसर को देता, ठीक है बेटे। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 देखो जरा क्या दिया है इन्होंने। ये तो दिया है इन्होंने बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर COOH है यानी कि बेंजोइक एसिड है, और यहाँ जुड़ा है CF3, और अथवा करके इन्होंने दिया है बेंजीन रिंग COOH, और यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है
CH3। अरे भाई यार इनमें तो बहुत अंतर है। आपको पता है 3 3 F ग्रुप आ गए तो इलेक्ट्रॉन को तो खींचेंगे ही, और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो C नेगेटिव आयन जो बनेगा उसे बहुत ज्यादा स्टेबल कर देंगे। 3 3 फ्लोरीन है, और इस CH3 की आदत क्या है देने की। C नेगेटिव आयन जो बनेगा उसके दुख दर्दों को और बढ़ाएगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इधर को भेज रहा तो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और उसकी समस्याएं उतनी बढ़ेगी। तो हेल्प कौन कर रहा है, ये कर रहे हेल्प, ये नहीं हेल्प कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ये दे रहे। तो इससे H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद बनने वाला आयन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मैं कहूंगा यही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे F3C, और ये है C6H4 ग्रुप बचेगा यहाँ, COOH प्रबल अम्ल है। देखो बेटे इस तरीके से हमारे खत्म हो जाते हैं पाठ्य निहित प्रश्न। ठीक है बेटे। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज पाठ्य निहित प्रश्न जो हमने किए हैं वे आपके समझ में आए होंगे। ठीक है। हर एक चैप्टर के सारे उदाहरण आपको करने चाहिए, पाठ्य निहित प्रश्न सारे करने चाहिए, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सारे करने चाहिए। एनसीईआरटी को बिल्कुल निचोड़ दो। ठीक है बेटे। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाया करो, हाथ से लिखकर, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ा करो। ठीक है। अपने हाथ से पहले तो टॉपिक को आप समझ लो, मेरे साथ साथ थोड़ा लिखते रहो। नहीं लिख रहे तो स्क्रीनशॉट तो लेते ही हो आप बीच में। जब सारे लेक्चर को आप समझ लोगे उसके बाद गैलरी में जाके अपने स्क्रीनशॉट को देख के नोट्स बनाओगे तो फिर देखना कितना अच्छा आपको लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री से तो अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है बेटे। तो बस आपकी मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है बेटे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।